नमस्कार, पत्रिका टीवी की खास पेशकश यूथ एंड सोल्जर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरविंद पालावत। आज नया साल 2023 शुरू हो चुका है और आप सभी को इस नए वर्ष की शुभकामनाएं। यूथ एंड सोल्जर ये खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए। वे नौजवान जो इंडियन आर्म फोर्सेज यानी भारतीय सशस्त्र सेना में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। यूथ एंड सोल्जर के पिछले एपिसोड में हमने आपको जानकारी दी थी अग्निपथ योजना में फिजिकल फिटनेस को लेकर। इसी कड़ी में आज 6वें एपिसोड में हम आपको रूबरू करवाएंगे हमारे खास मेहमान से, जो आपको बताएंगे कि आखिर अग्निपथ योजना में मेडिकल एग्जामिनेशन कब और कैसे होता है। साथ ही वे टिप्स भी देंगे जिससे आप मेडिकल एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकेंगे। हमारे इस खास पेशकश में हम आपको यह बताएंगे कि कब कौन सी भर्ती आयोजित हो रही है और उसकी आखिरी तारीख क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की और सबसे पहले आपको बताते हैं अग्निवीर के साथ ही अन्य भर्तियों के बारे में। आपको बता दें कि नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिसेस स्कूल विशाखापट्टनम में 275 पदों पर भर्ती होगी। यह भर्ती 275 पदों के लिए यहां पर आयोजित हो रही है। यदि आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की अंतिम तिथि है 2 जनवरी, यानी कल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं एयरफोर्स अप्रेंटिसेस स्कूल के 108 पदों पर भी भर्ती हो रही है। एयरफोर्स अप्रेंटिसेस में 108 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर चल रही है और इसके लिए 5 जनवरी तक आप सभी आवेदन कर सकते हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 5 जनवरी तक अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही सीआरपीएफ में 12वीं पास के लिए बम्पर भर्तियां यहां पर निकाली गई हैं। सीआरपीएफ की यदि हम बात करें तो यहां पर हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो के पदों पर यह भर्ती निकली है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं हेड कांस्टेबल और एएसआई के लिए तो आपके पास यहां पर मौका है। हेड कांस्टेबल के 1315 और एएसआई स्टेनो के 143 पदों पर यह भर्ती होगी और इस भर्ती में यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी आवेदन प्रक्रिया 4 जनवरी से शुरू होने जा रही है। यानी अभी भरपूर समय इसमें आपको मिलेगा और 25 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। 25 जनवरी इसमें आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। हम आपको बता रहे हैं कब कौन सी भर्ती आयोजित हो रही है। इसके साथ ही बीएसएफ में भी कई पदों पर भर्तियां जो है वो हो रही है। सीमा सुरक्षा बल में बड़ी संख्या में जो भर्तियां हैं वो इस वक्त राजस्थान के साथ ही देश भर में हो रही है और इसकी आखिरी तारीख है 3 जनवरी। यानी आप आवेदन करना चाहते हैं तो बहुत कम समय आपके पास बचा है और 3 जनवरी तक आपको आवेदन करना होगा। तो ये थी कुछ भर्तियों से जुड़ी हुई जानकारियां। ऐसे में यदि हमारे युवा साथियों ने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो वे जल्द से जल्द इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे खास मेहमान से, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप आर्मी के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। हमारे वो स्पेशल गेस्ट है कर्नल आरएस भंडारी। भंडारी साहब आपसे रूबरू हों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हैं। 33 साल के आर्टिलरी में विशिष्ट सेवा के बाद साल 2006 में वे रिटायर हुए। इसके बाद 8 साल तक सेबी में फाउंडिंग कंट्री हेड एंड प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी रहे। सेबी के बाद आप 2 साल मुंबई में इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी कंसल्टेंट के साथ विजिटिंग फैकल्टी भी रहे। 6 साल पहले कर्नल भंडारी जयपुर लौटे और मार्गदर्शन एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज की उन्होंने शुरुआत की, जो कि करियर बिल्डिंग, सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी के क्षेत्र में कार्यरत है। कर्नल भंडारी में युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रेरित करने और सलाह देकर उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का जुनून है। इसलिए अब वे पत्रिका टीवी पर आपसे जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरह से आप देश सेवा कर सकते हैं अग्निवीर बनकर। आपको बता दें कि आज जिस मुद्दे पर हम उनसे बात करेंगे वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। सर, स्वागत है आपका पत्रिका में। नमस्ते। सर, सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर के कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो ये समझना चाहते हैं कि आखिर अग्निवीर में मेडिकल एग्जामिनेशन की जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होती है और किस तरह से मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है उनका। सबसे पहले तो सभी यूथ को हैप्पी न्यू ईयर
एंड जो भर्ती होना चाहते हैं 2023 में, उनके लिए शुभकामनाएं। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन तीनों सर्विसेज में फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट में जो अभ्यर्थी पास हो जाते हैं उनके लिए किया जाता है। और ये टेस्ट जैसे एयरफोर्स में एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 जी के बाद किया जाता है। इस टेस्ट का जो मेन मकसद ये है कि सेना में जो बिल्कुल स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त अग्निवीर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सेना में उस अभ्यर्थी को लेते हैं जो कि ऐसे कठिन मौसम, कठिन ज़मीनी हालात में निर्वाह कर सकता है, और जहाँ पर कि मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर कम हो तो भी वो निर्वाह कर सके, इसलिए ये मेडिकल फिटनेस टेस्ट किया जाता है। यानी बिल्कुल फिट एंड फाइन जो कैंडिडेट्स होंगे उनको ही यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, स्पष्ट रूप से है। यदि आप मेडिकली फिट हैं तो आप अग्निवीर बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो रिक्रूटमेंट है मेडिकल से रिलेटेड, जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, इसकी प्रक्रिया को कौन पूरा करवाता है? कितने डॉक्टर्स जो है मेडिकल बोर्ड में होते हैं, और क्या ये डॉक्टर्स आर्मी के होते हैं या जनरल जो डॉक्टर्स हैं उसको भी मेडिकल बोर्ड में शामिल किया जाता है? मेडिकल एग्जामिनेशन करने की जिम्मेवारी आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की है, और जो डॉक्टर्स इसमें नियुक्त किए जाते हैं वो सभी सेना में मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, इंक्लूडिंग स्पेशलिस्ट भी सारे फौजी होते हैं। और ये डॉक्टर्स का इंडिविजुअल भी अगर एग्जामिनेशन कर रहा है तो अल्टीमेटली एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है, और जहाँ पर भी फ़र्क नज़र आता है या ओपिनियन में डिफरेंस है तो मेडिकल बोर्ड फाइनल कॉल लेता है। और ये डॉक्टर्स का जो ग्रुपिंग है ये मौके पे किया जाता है, उनको पहले इसकी खबर नहीं दी जाती है कि आपको आज मेडिकल एग्जामिनेशन करना है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल जो नीट एंड क्लीन, यानी बिल्कुल किसी तरह की कोई इसमें गुंजाइश नहीं होती है, और पूरी तरह से पारदर्शी होता है सर मेडिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि जब डॉक्टर्स को भी पता नहीं होता है इस चीज़ का कि वे आज मेडिकल टेस्ट लेंगे। तो बेसिकली ये जो पूरी भर्ती है, ये मेडिकल एग्जामिनेशन है, ये भी आर्मी रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत ही की जाती है? उन्हीं के नीचे होती है। जो आर्मी के रिक्रूटिंग ऑफिसर्स हैं या नेवी में, जो एयरफोर्स में जो भी रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हीं के तहत की जाती है। सर, जो स्टूडेंट्स, जो अभ्यर्थी हैं जो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, उनको मेडिकल एग्जामिनेशन में जाने से पहले वो कौन सी सामान्य चीज़ें हैं जिनका हर एक कैंडिडेट को ध्यान रखना वहाँ पर ज़रूरी होता है कि इन सभी चीज़ों को वे लेकर के जाएं और इन सभी चीज़ों के साथ अच्छे से वे परफॉर्मेंस करें? किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है हर एक कैंडिडेट के लिए? सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि वो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा कराएं, ताकि अगर फ्लैट फुट है, नॉक नीज है, विज़न ठीक नहीं है और कोई बॉडी में डिफॉर्मिटीज़ हैं या तो वो सामने आ जाएंगी। सेकेंडली, अपना फ़िज़िकल मेजरमेंट करके सेटिस्फाई करिए। कुछ बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन करना, ब्लड, यूरिन, एक्सरे, ईसीजी, ये भी अच्छा रहेगा। अगर कोई माइनर डिफेक्ट्स हैं आपके शरीर में, जैसे नाक का टेढ़ा होना, ओवरवेट, अंडरवेट, आपका चेस्ट में फ़र्क होना, पाइल्स है, टॉन्सिल्स हैं या वेरिकोज वेन्स हैं, या आपकी आंखों में कोई एरर्स हैं या फंगल इन्फेक्शन है आपका स्किन का, तो इनको ये माइनर डिफेक्ट्स हैं, इनको आप समय पे रेक्टिफाई कर सकते हैं। आपके कानों की सफाई, वैक्स हटवाएं डॉक्टर से। अपने दांतों की सफाई भी, जो टाटर जम जाता है उसको साफ़ करा के जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी खुद की मेडिकल हिस्ट्री जानें और अपने परिवार की भी मेडिकल हिस्ट्री जानें। बिल्कुल, तो मेडिकल हिस्ट्री जान कर के ही आप जो कैंडिडेट है उनको एग्जामिनेशन के लिए उपस्थित होना चाहिए। सर, जिस तरह से आपने बताया कि जो रूटीन के जो कुछ चेकअप्स हैं वो उसको करवा करके जाना चाहिए, चाहे एक्सरे हो, चाहे ब्लड टेस्ट हो, क्या ऐसा ज़रूरी होता है कि जो आर्मी रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जो डॉक्टर्स हैं हमारे, मौके पर भी एक्सरे या ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट ये वहाँ पर करवा सकते हैं यदि उनको कुछ डिफेक्ट इसमें लगता है तो? देखिए, जब मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है जी, हर समय पर वो हालात नहीं होते हैं जो कि एक
अच्छे हॉस्पिटल में मिलेंगे। जी। जब रैली सिस्टम में कई जगह पर मेडिकल खुले में भी किया जाता है, कई जगह कमरों में भी किया जाता है, कभी टेंट में भी किया जाता है और प्रॉपर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे भी होता है। जो प्रिलिमिनरी मेडिकल चेकअप्स है उसमें टेस्ट नहीं शामिल होते हैं, उसकी स्टेज आती है बाद में। अगर कोई कैंडिडेट अनफिट पाया जाता है बाय द पहला मेडिकल बोर्ड से, तब उसके टेस्ट के लिए उसको भेजा जाता है और वो टेस्ट बाद में कराए जाते हैं। बट एयरफोर्स के अंदर इन्होंने जो बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस हैं वो टेस्ट उन्होंने रखे हैं कंपलसरी। एयरफोर्स के नंबर्स बहुत कम होते हैं, नेवी के भी नंबर्स कम होते हैं, आर्मी के नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस तरह के जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं वो नहीं कराए जाते हैं। एक्सरे भी जब ही कराया जाएगा जबकि अगर आपकी चेस्ट में उनको कोई शक होगा। बिल्कुल, तो हर एक चीज़ को जांचने परखने के बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाती है। सर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जो मेडिकल बोर्ड या जो मेडिकल फिटनेस के लिए जो टीम बनाई जाती है, तो उसके गठन के दौरान किन किन बातों का आर्मी रिक्रूटमेंट बोर्ड भी ध्यान रखता है? यानी यदि किसी मेल कैंडिडेट के लिए या पुरुषों के लिए जब भर्ती हो रही है तो उसमें सभी पुरुष डॉक्टर्स होंगे, या जब महिलाओं के लिए भर्ती हो रही है तो सभी महिला डॉक्टर्स उस बोर्ड में शामिल होंगे? क्या इसको लेकर के कुछ चीज़ें सामने आती हैं? बोर्ड का जो संगठित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं की जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो महिला डॉक्टर्स ही करें जी, ये सुनिश्चित किया जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर कभी भी किसी भी मेडिकल एनवायरनमेंट में, मिलिट्री हॉस्पिटल में, एयरफोर्स हॉस्पिटल, नेवल हॉस्पिटल में अगर कोई स्पेशलिस्ट बाई चांस लेडी नहीं है तो जेंट्स होगा, बट वो फिर एक महिला के साथ में ही एग्जामिनेशन किया जाएगा। मतलब एक महिला के प्रेजेंस में ही वहाँ पर मेडिकल हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अग्निवीर जो है वो आर्मी के साथ ही नेवल और एयरफोर्स तीनों के लिए यहाँ पर भर्ती की जाती है, तो तीनों के लिए जब मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो उसके क्या कोई अलग अलग पैरामीटर्स निर्धारित होते हैं या सभी के लिए सेम पैरामीटर्स होते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के? बेसिकली तो क्या है कि मेडिकल पैरामीटर्स सेम होते हैं, कॉमन होते हैं जी। जो फ्रेमवर्क है वो कॉमन है। थोड़ा बहुत प्रोसीजर में वेरिएशन आ सकता है, वेन्यू क्या है, हॉस्पिटल्स अवेलेबिलिटी के ऊपर या नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के ऊपर। इसके अलावा क्या है कि कैटेगरी, किस कैटेगरी में वो भर्ती होनी है उसके हिसाब से भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स वेरी करते हैं। अभी आर्मी के अंदर है, अभी अपन सर्विस वाइज लेते हैं, आर्मी में रैली साइट पे किया जाता है और जो अनफिट कैंडिडेट्स होते हैं उनको मिलिट्री हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल या कमांड हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट रिव्यू के लिए भेजा जाता है। उनको 5 दिन का समय दिया जाता है वहाँ पहुँचने के लिए और 14 दिन के अंदर अंदर उनका रिव्यू कर लिया जाता है, मेडिकल रिव्यू, और फिट कैंडिडेट जो होते हैं उनको रिक्रूट कर लिया जाता है। अब आता है नेवी के अंदर। नेवी में ऐसा है कि नेवी ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है 2 मेडिकल का, एक इनिशियल मेडिकल कहलाता है और एक फाइनल मेडिकल रिक्रूट मेडिकल कहलाया जाता है। जो फाइनल मेडिकल है, जो इनिशियल मेडिकल है, वो नेवल रिक्रूटमेंट एस्टेब्लिशमेंट में किया जाता है और कैंडिडेट को प्रोविजनली फिट किया जाता है और उसको 21 दिन दिए जाते हैं रिव्यू के लिए। अगर उसको जाने की ज़रूरत है तो अपील कर सकता है। फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल INS शिल्का में होता है, जहाँ पर कि अग्निवीर की फाइनल नेवी में ट्रेनिंग भी होती है। वहाँ पर अगर वो फिट पाया जाता है तो उनको रिक्रूट किया जाता है, अगर फिट नहीं है तो उनको अपील करने की सुविधा दी जाती है। INS शिल्का के अंदर ही या कल्याणी जो विशाखापट्टनम में है वहाँ वो रिव्यू के लिए जा सकते हैं 21 दिन के अंदर अंदर, और दोनों केसेस में उनको रिव्यू अपील की फैसिलिटी एक बार ही मिलती है। ये था नेवी के अंदर। अभी आइए एयरफोर्स में। एयरफोर्स में जैसे मैंने बताया कि फ़ेज़ 2 जो कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट ख़त्म हो जाता है, उसमें जो फिट पे जाते हैं उन्हीं का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उनको मेडिकल बोर्ड सेंटर्स बना रखे हैं एयरफोर्स ने, वहाँ पर उनको भेजा जाता है और उनका बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने पहले बताया वो किया जाता है और अनफिट कैंडिडेट्स को जो मेडिकल बोर्ड्स हैं उसमें वो अपील कर सकते हैं। भंडारी साहब, एक और चीज़ यहाँ पर जो कि बहुत एक कॉमन सवाल है कि कई बार स्टूडेंट्स जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं
और उससे पहले वे घबरा जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो धड़कन है वो बढ़ने लग जाती है कि क्या कुछ होगा मेडिकल एग्जामिनेशन में और किस तरह से वो मेडिकल एग्जाम को यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे। यह सीधे तौर पर उनके जो ब्लड प्रेशर है, ईसीजी है, इन सभी चीज़ों को प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जामिनेशन से पहले इस तरह से घबरा जाते हैं, उनको किन सामान्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वे जो घबराहट है उसको वे दूर कर सके? सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने सेना में जाने का सोचा है तो सिर्फ मेडिकल एग्जामिनेशन से घबराना नहीं चाहिए। अगर आप तंदुरुस्त हैं, फिट हैं, तो आप मेडिकली हिट हैं, कोई डाउट नहीं है। तो पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि आप जो अभ्यर्थी है उसको अच्छी नींद निकालना चाहिए। टेस्ट से पहले करीब 30 मिनट पहले ना तो कुछ खाएं, ना पिएं और ना स्मोकिंग करें। और थर्ड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप शांत रहें जब आपका कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, चाहे वो ईसीजी हो, चाहे बीपी हो, चाहे और कोई टेस्ट हो। मतलब जो तमाम जो एग्जामिनेशन है उसका मूल मंत्र यही है कि जो स्टूडेंट है उसको फिट रहना चाहिए और एकदम फाइन तरीके से बिल्कुल एग्जामिनेशन जो बॉडी है उसके सामने वहाँ पर जाना चाहिए। सर एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आजकल जो चश्मा है, स्पेक्स लगना जो है वो आम बात हो चुकी है। तो अग्निवीर भर्ती में आंखों की रोशनी को लेकर के क्या कुछ और आंखों की जांच से जुड़े क्या कुछ प्रावधान यहाँ पर होते हैं? क्योंकि कई लोगों के मन में ये शंका होती है कि जिनके चश्मा लग चुका है वे अग्निवीर यानी किसी सेना की जो भर्ती है उसमें नहीं जा सकते हैं। इसको लेकर सर क्या कुछ चीज़ें सामने आती हैं? ये एक भ्रांति है। मैं कहना ये चाहूँगा कि हर कैटेगरी के लिए जो आई का विजन का स्टैंडर्ड्स हैं जी वो अलग अलग हैं, और जो मार्जिन्स हैं कि कितना मार्जिन प्लस माइनस अलाउड है वो भी मेडिकल डॉक्टर्स आर द बेस्ट टू आइडेंटिफाई कि कितना बेस्ट रहेगा। बेस्ट ये होगा कि अगर आपको चश्मा लगता है तो आप अपना चश्मा साथ लेके जाइए, अपना प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब से जो भी आई स्पेशलिस्ट से आपने लिया है वो 1 महीना पुराना होना चाहिए, उसको साथ लेके जाइए। उस पर सिग्नेचर होने चाहिए डॉक्टर साहब के, उनका नंबर होना चाहिए और उनका डेट डला होना चाहिए, स्टैंप लगा होना चाहिए। ये आपको मदद करेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि आपका जो बाइनोकुलर विज़न है, आपका जो कलर परसेप्शन है, आपका जो नाइट विज़न है, ये आप यकीन कर लें जाने से पहले। उसमें ये बहुत इजी टेस्ट हैं जो कि आमतौर से सिविल में भी अच्छी तरह से किए जा सकते हैं। लेसिक और पीएसके वगैरह के इस तरह के प्रोविज़न अलाउड नहीं है, कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं अलाउड है। सर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा कि आजकल एक फैशन हो चुका है अपनी बॉडी पर टैटू जो गुदवाने का है, वो एक कहीं ना कहीं ये ट्रेंड जो है वो चल पड़ा है। तो अग्निवीर या आर्मी की किसी भी भर्ती में जब मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जिनके शरीर पर जो टैटू है वो गुदे हुए होते हैं, उनको लेकर के क्या कुछ प्रावधान है सर? टैटूज़ बेसिकली अलाउड नहीं है जी। सिर्फ कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, समाज हैं जिनमें कि ट्रेडिशनली जैसे आदिवासी हैं, उनको कुछ टैटूज़ उनको करने का रिवाज रहा है, उनको कुछ जगह अलाउड है। बाकी 1-2 जगह शरीर में जहाँ अलाउड है वो बेसिकली आपके हाथ के अंदर की साइड में, आपको आर्म में अंदर की साइड अलाउड है, बाकी जगह अलाउड नहीं है। सर ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात हुई थी कि कुछ ऐसी डिजीज़ है जो कि अभ्यर्थी हैं उसको वहाँ पर जाने से पहले देख लेनी चाहिए, चाहे स्किन की हो, चाहे कोई फंगल इन्फेक्शन हो। तो सर कोई यदि कोई मेजर सर्जरी किसी के हुई है और उस सर्जरी के बाद में वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उपस्थित होता है, तो क्या ऐसे जो अभ्यर्थी हैं वो मेडिकल फिटनेस टेस्ट में पास किए जा सकते हैं यदि किसी के कोई सर्जरी हुई होती है तो? देखिए, सर्जरी 2 तरीके से, एक तो लेप्रोस्कोपिक दूरबीन से हो सकती है, दूसरा ओपन सर्जरी। तो कुछ सर्जरीज में आपको 12 वीक्स का समय मिलता है, कुछ में जैसे ओपन सर्जरीज हैं उसमें 1 साल का बाद ही आपको जाना उचित रहेगा। और सर्जरी के जो निशान हैं वो जनरली दिखने नहीं चाहिए और आप ओवरऑल फिट होने चाहिए। सर एक और बड़ी बात यहाँ पर कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके अंदर पूरी बॉडी का जो चेकअप है वो होता है, हर एक बॉडी पार्ट को चेक किया जाता है।
ऐसे में कई बार जो अभ्यर्थी हैं वो असहज महसूस करते हैं अपने आप को, तो ऐसी स्थिति में वे किस तरह से उस मेडिकल एग्जामिनेशन के दौर से बिल्कुल अच्छी तरीके से गुजर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में हेजिटेशन रहती है, वो हेजिटेशन कैसे दूर हो सर इन मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान? डॉक्टर के सामने और ख़ास तौर से उसी जेंडर का डॉक्टर अगर है तो आपको शर्म आने की कोई बात ही नहीं और गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस 100% किया जाएगा। एक और बड़ी बात सर कि ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि जिस तरह से हमारी पहले भी एक लंबी जो बातचीत है वो हुई है कि कब मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, कब लिखित एग्ज़ाम होता है, कब फिटनेस टेस्ट होते हैं, तो ऐसे में जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो कब जारी होता है और उसके बाद में कितने दिन बाद में जो नियुक्ति है वो यहाँ पर एक अग्निवीर को मिल सकती है? जो मेडिकल फिटनेस का रिज़ल्ट है ना, वो मौके पे दिया जाता है। जैसे ही टेस्ट ख़त्म हुआ, मेडिकल फिटनेस का एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हुआ, वो वहीं पे अनाउंस कर दिया जाता है। जो कैंडिडेट्स अभ्यर्थी अनफिट होते हैं उनको लिखित तौर पे दिया जाता है कि आप किस कारण से अनफिट है, आप टेम्परेरी अनफिट है, परमानेंट अनफिट है। उनको पूरी समझाइश की जाती है कि आप किस तरीके से अपील कर सकते हैं, अपील के क्या प्रोसीजर्स हैं और कहाँ पर आपको अपील के लिए जाना है। तो ये तो है अनफिट कैंडिडेट्स के लिए। जो फिट कैंडिडेट होगा उनके लिए डेट, कब उनको एनरोल किया जाएगा, कब उनको भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी, ये जो डेट्स उनके पास में रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशंस को मिली होती है कि इस टाइम पे आपको इतने रिक्रूट सेंटर्स में भेजना है, वो उस हिसाब से उनको बुलाते हैं रिक्रूटिंग ऑफिसेज में और फिर एनरोलमेंट किया जाता है। सर ये जो मेडिकल टेस्ट होता है इसकी वैलिडिटी कितने दिन की होती है? क्या हर भर्ती के लिए अलग से मेडिकल टेस्ट जो है या मेडिकल एग्जामिनेशन है उससे अभ्यर्थी को गुजरना होता है, या कुछ समय की जो वैलिडिटी है वो उनको दी जाती है? मेडिकल एग्जामिनेशन की वैलिडिटी जब शुरू होता है मेडिकल, उस दिन से लेके 180 दिन होती है, 6 महीने। और ये जो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन है आम तौर से हर भर्ती के लिए अलग किया जाता है, बट कुछ ऐसा समय आता है या कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि कोई अभ्यर्थी मान लीजिए अनफिट हुआ, उसको मेडिकल रिव्यू के लिए भेजा गया, उसको समय लग गया, उसने अपील की, मतलब ज़्यादा समय लगने पर अगर वो बाद में फ़िट हो जाता है और उसको 180 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उसको फिर बुला के भर्ती कर दिया जाता है। सर एक और सवाल यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि उस सवाल का सीधा जवाब आपसे बेहतर शायद और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आर्मी रिक्रूटमेंट बोर्ड के आप डायरेक्टर रह चुके हैं। तो जब मेडिकल टेस्ट हो या और भी कोई टेस्ट होता है तो उस दौरान कुछ दलाल टाइप के जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि हम आपको पास करवा देंगे, इतने रुपये लगेंगे। ऐसे में जो अभ्यर्थी है उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने उस सभी प्रोसीजर को बहुत अच्छे से देखा है और आपने बहुत अच्छे से उस सभी प्रोसीजर को करवा करके हज़ारों जो नौजवान हैं उनको आर्मी में भर्ती किया होगा सर? देखिए, मेडिकल में दलाली के जो केसेस अगर हुए हैं या कोई डॉक्टर्स इस तरह से निगाह में आए हैं सिस्टम के, ये केसेस घटते जा रहे हैं। पहले अगर एक ही डॉक्टर देखता था तो आजकल बोर्ड बन गया है। किसी को अनफिट करने से पहले बोर्ड का नज़र पड़ती है, बोर्ड देखता है। थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि अभी जब रिक्रूट भर्ती होने के बाद में अपने ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट सेंटर में या इंस्टीट्यूट में जाता है, वहाँ पर पहुँचने के बाद भी मेडिकल एग्जामिनेशन वापस किया जाता है, ताकि अगर कोई हेराफेरी बाई चांस हुई है तो वो भी नोटिस में आ जाएगी। इसलिए मेरा सुझाव अभ्यर्थियों को, जो एस्पिरेंट्स हैं, फ्यूचर में जो भर्ती देखना चाहते हैं, कृपया करके दलालों के चुंगल में ना फंसे, उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि आज तक मैंने अपने सैनिक जीवन और उसके बाद के समय में भी कभी नहीं सुना किसी माँ बाप ने कहा हो कि मेरा बेटा अनफिट है। तो पेरेंट्स और इंडिविजुअल तो हमेशा ही कहता है मैं तो फिट हूँ साहब। ऐसा नहीं होता है। अपने मेडिकल के अंदर अगर आप सिर से लेके पाँव तक देखें तो इतनी खामियां निकाली जा सकती हैं जिसका अपन अंदाज़ नहीं लगा सकते हैं।
इसलिए ये बेस्ट है कि आप डॉक्टर्स पे छोड़िए, सिस्टम बड़ा फेयर है, गलती आपके साथ में नहीं होगी, आपसे कोई गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। सर एक और कॉमन सवाल यहाँ पर उठ खड़ा होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मेडिकल एग्जामिनेशन का कॉल है एक अभ्यर्थी को, लेकिन इस दौरान वो बीमार हो जाता है या कोई दुर्घटना उसके साथ घट जाती है, तो क्या ऐसे में इन अभ्यर्थियों को कोई और मौका यहाँ पर मिलता है मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर के? क्योंकि यदि कोई बुखार हो जाती है या किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या उसको कोई रिलीफ जो है वो सेना की ओर से दी जाती है? नहीं संभव है, प्रैक्टिकल नहीं है ये। इसलिए अगर आप अभ्यर्थी उस समय अगर बीमार हो गया है या उसको कोई किसी कारणवश वो पहुंच नहीं पाता है, उसको अल्टरनेट डे नहीं दिया जा सकता, बिकॉज ये पूरा एक बोर्ड के जरिए काम होता है, तो जो स्पेसिफाइड डेट्स है उसी समय ये काम होगा। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर आपने काफ़ी कुछ बातें यहाँ पर हमें बताई है। तो यह थे कर्नल भंडारी, जिन्होंने आज हमें बताया मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। अगले रविवार जब हम उनसे मिलेंगे तो चर्चा करेंगे पे पैकेजेस पर, यानी अग्निवीर को क्या पे पैकेज जो है वो मिलता है। साथ ही पत्रिका टीवी आपको मौका दे रहा है कर्नल RS भंडारी से सवाल पूछने का भी। यदि आप उनसे सेना भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें आप ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है arvind.palawat@in.patrika.com। अगले सप्ताह यूथ एंड सोल्जर में आपको मिलेगा इन तमाम सवालों का जवाब भी। और फिलहाल यहाँ पर इस खास पेशकश में इतना ही। एक बार फिर आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।